थाईलैंड। थाईलैंड एक ऐसा कंट्री जो हम सारे इंडियंस के बकेट लिस्ट में ज़रूर होता है, और क्यों होता है वो हमें और आपको सबको पता है। बट क्या थाईलैंड में सिर्फ वही है? क्या थाईलैंड सिर्फ हमें वही ऑफ़र करता है? जी नहीं। थाईलैंड में और भी बहुत सारा चीज़ है, मैनी मोर थिंग्स टू डू इन थाईलैंड, जो बहुतों को तो पता ही नहीं। सो आज उस बारे में डिटेल में बात करेंगे और कंप्लीट टूर गाइड देंगे आपको कि कैसे आप थाईलैंड को एक अच्छे से प्लान कर सकते हो और एक अच्छे वे में घूम सकते हो। तो इस कंट्री का भी एक अच्छा साइड भी है, जहाँ तक आपको प्रोस्टिट्यूशन के बारे में मालूम है, पर इस कंट्री का भी एक अच्छा साइड है जो हम घूम के आए हैं। और लास्ट अगर आपने मेरा पूरा सीरीज़ देखा है थाईलैंड का, तो आपको भी पता होगा कि थाईलैंड का सीरीज़ में मैंने अलग तरह से अकेले काफ़ी इंजॉय किया है। दैट वॉज माई फर्स्ट सोलो इंटरनेशनल ट्रिप। तो उस बारे में अब डिटेल में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कुछ पॉइंट्स, जो चीज़ का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था मुझे कमेंट में कि आपका बजट कितना लगा, आपका खर्चा कितना हुआ, वो सारी चीज़ें भी जानेंगे और इन डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे जो वीडियोस में शायद मैं नहीं बना पाया या मिस आउट कर दिया। मैंने अब डिटेल में लिख रखा है, तो ताकि आपको सारा चीज़ मैं पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर कर पाऊँ। तो इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं फ़्लाइट, वीज़ा, करेंसी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, होटल एंड हॉस्टल, फूड, आइटनरी, बजट एंड टिप्स, सारा चीज़ देने वाला हूँ। और आपको इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2025 में आराम से थाईलैंड को घूम सकते हो खुद के बदौलत, अकेले। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं थाईलैंड का ये अमेजिंग कंप्लीट टूर गाइड वीडियो को। एंड सबसे पहले मैं आपको और डिटेल में बताऊं कि थाईलैंड को मैंने डिटेल में, अगर आप उसका अच्छे से मैप देखोगे, तो थाईलैंड 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट को मैं रखता हूँ चिंग माई या चिंग राय की तरफ से। चिंग माई और चिंग राय एक अलग सा सिटी है। उसके बाद आता है मिडिल में बैंकॉक और पटाया, जो ऑलमोस्ट सब जानते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा आता है स्टैंडर्ड, मतलब आप बोल सकते हो लग्जूरियस, वो आता है फुकेट एंड कराबी, ठीक है। तो और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और जाना चाहिए भी, बट मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। और जिसमें से मैं जो इस ट्रिप में गया था, वो सिर्फ गया था बैंकॉक और पटाया के तरफ। तो सिर्फ बैंकॉक और पटाया के बारे में ही बात होगी इस वीडियो में। सो चलते हैं और एक एक चीज़ को कवर करते हैं। सो पहला टॉपिक है फ़्लाइट। फ़्लाइट जिस चीज़ से मैंने जो चीज़ से आप आते जाते हो, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फ़्लाइट आप बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट या सिटी से आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हो, जैसे दिल्ली हो गया और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं। बट कोलकाता से सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट मिलता है बैंकॉक के लिए, तो ये बात आपको क्लियर रहना चाहिए। और बैंकॉक में भी 2 एयरपोर्ट है। पहला तो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, जो उनका मेन एयरपोर्ट है, और दूसरा है डोंगमोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें थोड़ा चीप पड़ता है, बट हर समय वो अवेलेबल नहीं होता। तो वहाँ के भी फ़्लाइट मिलते हैं, पर जो जिसमें मैंने ट्रैवल किया था वो था स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। और मेरे फ़्लाइट का जाने और आने का जो खर्च पड़ा था, जो कि मेरा फ़्लाइट बुक हुआ था स्पाइस जेट की तरफ से, और जो मेरा प्राइस पड़ा था जाने का, वो पड़ा था 8,947 रुपये, मतलब 8,947 रुपीज़। और वापस बैंकॉक टू कोलकाता का मेरे को प्राइस पड़ा था 9,893 रुपीज़, ठीक है। और जो कि मैंने फ़्लाइट बुक किया था स्काई स्कैनर से। स्काई स्कैनर एक ऐसा ऐप है जहाँ से आप अपने लिए अच्छा, बेस्ट, चीपेस्ट एंड वेरी गुड कन्वीनियंट फ़्लाइट बुक कर सकते हो। आपको बस कुछ नहीं करना, गूगल में जाना है, इनकॉग्नो मोड ऑन करके स्काई स्कैनर लिखना है, उसमें डिटेल में आप अपने डेट डाल सकते हो, बेस्ट मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, सो ऑन बहुत सारी चीज़ें। आप खुद भी जाके रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये था मेरा फ़्लाइट का खर्चा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लिया था ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये बहुत नेसेसरी चीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू पेपर वर्क्स, बट मैं खुद आपको ये पूछना चाहता हूँ कि सेफ्टी रीज़न आपके अपने हाथ होता है। आप अगर सोलो ट्रैवल जा रहे हो या कोई भी ट्रैवल के तौर पर जा रहे हो, आपको कुछ भी हो सकता है, आपका सामान खो सकता है, आपका फ्लाइट कैंसिल हो सकता है, आपका पासपोर्ट चोरी हो सकता है। तो उन चीज़ों में काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर आप एक डिसेंट अमाउंट का भी अगर आप एक इंश्योरेंस ले लो तो मेरा जो इंश्योरेंस था वो मैंने लिया था नियो ग्लोबल से, और वो रीडायरेक्ट किया गया था मुझे डिजिट डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, जिसका मेरे को कॉस्ट पड़ा था 400 रुपये। और मैंने ये ट्रिप जो अपना प्लान किया था, दैट विल बी 8 नाइट 7 डेज। 8 नाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 रात तो मेरे फ्लाइट्स में बीत गए थे,
और बाद बाकी एक्चुअली में 6 नाइट का टूर था, तो मैं उस 6 नाइट के टूर के हिसाब से मैं सारा डिटेल आगे बताने वाला हूँ, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। टॉपिक नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, वीज़ा। तो एक्चुअली में वीज़ा जब मैं गया था अक्टूबर के टाइम में, 2024 के अक्टूबर में। सो उस समय वीज़ा नवंबर 10 तारीख तक का फ्री था। फ्री मतलब क्या, वीज़ा ऑन अराइवल था, ठीक है। तो उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा था, ठीक है। जब मैं गया था उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा था, ना ही मुझे कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ा, ना कोई फ़ोटो लगाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। बट इन केस, और अभी भी मेरे को सुनने में आया है कि वीज़ा अभी भी फ्री चल रहा है। वीज़ा फ्री कंट्री कर दिया गया है इंडियंस के लिए, थाईलैंड को, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट इट्स नॉट श्योर, और कभी भी ये फिर से चालू हो सकता है। तो इनकेस अगर आपको कल के डेट में अगर कोई डिटेल्स लगता है, तो ये चीज़ें आपको लगेंगी। पहले तो आपके पासपोर्ट 6 मंथ वैलिडेट होना चाहिए, लास्ट मतलब 6 महीना तक का वैलिडिटी रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो कि आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन भी मतलब निकाल सकते हो, किसी भी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा आराम से, जो एम्बेसी के उनके वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। फिर आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, ये बहुत मस्ट है, ये ज़रूर लेके जाना, भले लगे ना लगे। क्योंकि अगर इन केस लगा तो आपको एयरपोर्ट में अगर क्लिक करवाना पड़ा तो वो 300 भाट चार्ज करते हैं। दैट इज़ टू कॉस्टली, दैट 700-750 रुपये। तो ये जो कि इंडिया में आपको शायद 100 रुपये में हो जाएगा, तो वो आराम से आप यहाँ से करा के लेके जाना। दूसरा चीज़, कंफर्म रिटर्न टिकट आपका वो पूछा जाता है, वो वैसे भी पूछा जाएगा अगर वीज़ा ऑन अराइवल हो या ना हो। वीज़ा आपको रिटर्न टिकट लेके रखना ही रखना है। होटल्स के जितने दिन भी आप स्टे कर रहे हो उसकी टोटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल आपके होनी चाहिए, जितने रात आप रुक रहे हो, कहाँ कहाँ पे आप रुक रहे हो, उसकी बुकिंग होनी चाहिए। अगर नहीं भी बुक कर रखे हो तो आप डेमो होटल भी बुक कर सकते हो, लाइक पे एट होटल भी कर सकते हो, बाद में आप चेंज कर लो, वो दिक्कत नहीं है। पर एयरपोर्ट में दिखाने के लिए चाहिए होता है, आपके इंडिया में भी और वहाँ पे भी, इमिग्रेशन काउंटर पे भी। सो और आपके पास कैश होना चाहिए, हार्ड कैश, मिनिमम पर पर्सन 10,000 भाट, थाई भाट की बात कर रहा हूँ, जिसमें 10,000 थाई भाट आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपके कार्ड में पैसा है तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, आपके पास कम से कम 10,000 भाट होना चाहिए फिजिकल फॉर्म में, ताकि वो आपको पूछ सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप करेंसी एक्सचेंज करोगे, कैसे नहीं, वो करेंसी वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे। तो अब मूव करते हैं हम लोग करेंसी वाले पार्ट में। सो भाई, पॉइंट नंबर 3 है करेंसी। करेंसी जो है आपको कैरी करना पड़ेगा, मिनिमम 10,000 भाट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट आप करेंसी पाओगे कैसे, आपको क्या करेंसी मिलेगा कैसे, और कैसे कैसे करेंसी का क्या क्या फंडा है, मैं बता देता हूँ। पहले तो आप चाहो तो आप INR भी लेके जा सकते हो, पर उसका बहुत गंदा रेट मिलने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बेस्ट रहेगा या तो थाई भाट लेके जाओ तो बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा है। और अगर आप नहीं ले जा सकते तो USD अगर आपके पास है तो USD आप लेके जाओ, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि 100 USD 100 USD के नोट्स लेके जाना, वो भी करारे, तभी वो एक्सेप्टेबल होते हैं और अच्छे रेट मिलते हैं, नहीं तो फिर वही हाल है। दूसरा चीज़, आपको करेंसी मिनिमम 10,000 भाट कैरी करना होगा। और अब आप करेंसी एक्सचेंज कहाँ से कराओगे? मैंने जो एक्सचेंज करवाया था वो करवाया था ओरिएंट एक्सचेंज से। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले मैं किनसे बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा डील मिला था, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी मिले। बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारी सिटीज़ में ओरिएंट एक्सचेंज है, आप भी सर्च कर सकते हो गूगल पे और जाके आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा डील मिलता है तो आप ले सकते हो। उस समय जब मैं गया था तो भाट का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो उसके बाद भी मेरे को ठीक ठाक रेट मिल गया था। एक्चुअली में 2.62 के रेट में मेरे को भाट मिला था, 6 पैसा एक्स्ट्रा लगा था सिर्फ पर भाट के ऊपर। तो दैट इज़ डिसेंट अमाउंट, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया था, बहुत लोगों से बात किया था, तो मेरे को बेस्ट अमाउंट यही यहाँ से मिला था, तो मैं यहाँ से ही किया था। आप भी देख सकते हो, अगर आपको सही लगे तो आप ओरिएंट एक्सचेंज से एक्सचेंज करवा सकते हो। बट हाँ, अगर आप कहीं से भी एक्सचेंज करा रहे हो, डजेंट मैटर, आपके पास एक ओरिजिनल एंड ऑथेंटिकेट बिल होना चाहिए उसका, कि आप कितने रुपए को एक्सचेंज करवा रहे हो, उसका एक ओरिजिनल बिल होना चाहिए। ताकि हो सकता है वो बिल आपको एयरपोर्ट में दिखाना पड़ सकता है, इफ़ दे आर सस्पिशियस। वो आपके इंडिया में भी पूछा जा सकता है और वहाँ पे भी। तो इसका कोई गारंटी नहीं है, कि ज़रूरी नहीं कि आपसे पूछा जाए, और ज़रूरी ये भी नहीं कि ना पूछा जाए। तो आप अवेयर रहना और बिना बिल के कहीं से भी एक्सचेंज मत करा लेना, ठीक है। दूसरा बात, इनकेस अगर आप फंस चुके हो भाई, तो आपको कम से कम कुछ पैसे तो चाहिए, और आप नहीं लेके आए हो। जैसे कि मेरे साथ जो एक और भी लोग गए, देखा होगा और आपने वीडियो में, एक भाई गया था, वहाँ पे उनको एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराना पड़ा, जो कि सबसे गंदा
रेट मिलता है। एयरपोर्ट से कभी ज़िंदगी में आपको नहीं एक्सचेंज कराना, बट अगर मजबूरी में तो कराना ही पड़ेगा, तो वो बहुत गंदा रेट मिलने वाला है आपको। उसके बाद जब आप थाईलैंड में पहुंचते हो, तो जहाँ पे आप वेटिंग एरिया में जहाँ वेट कर रहे होते हो ये टैक्सी का या बस का, वहाँ पे आपको बहुत सारे पिकअप बॉयज़ मिलते हैं। पिकअप बॉयज़ मीन्स वो लोग पैसा रखते हैं, वो अपना पैसा आपको देते हैं, इंडियन मनी लेते हैं, वो इंडिया में पैसा भेजते हैं, वो इंडियंस ही होते हैं, ठीक है। बट देखो, अगर ज़रूरत है तो करवा लो, उनका भी काम है। बट दूसरा चीज़ ये, पर मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आप वहाँ नए हो, आपको नहीं पता कि वो नोट ओरिजिनल है या नहीं है। क्योंकि आप जब कंपनी से लेते हो आपके पास बिल होता है, उनके पास से आप लोग, आपको 1 रुपए का बिल नहीं मिलने वाला, वो आधे घंटे बाद वो बंदा दिखेगा भी नहीं। बल्कि मेरे साथ जो गया था वो उन्होंने एक्सचेंज करवाया था कुछ पैसे उनसे, और वो चले थे, लीगल थे पैसे, वो मतलब ओरिजिनल मनी थे। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। फिर भी आपकी अगर इच्छा हो तो आप एक्सचेंज वहाँ पे भी करवा सकते हैं। तो ये था करेंसी से रिलेटेड टॉपिक, जो मेरे को लगता है कि मेरे को आपको बताना चाहिए था, तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और, कि करेंसी का अगर मैं बात करूँ तो अब कार्ड के ऊपर भी आना ज़रूरी है, कि कितना ही कैश आप लेके जा सकते हो, है ना। तो इससे बेटर है कि आप एक फॉरेक्स कार्ड बना लो, जो कि मैं तो रिकमेंड करूँगा, जो कि मैं बनाया था और मुझे अच्छा ही रेट मिला। मेरे को, मैंने मार्कअप फेस ना के बराबर लगा था, क्योंकि मैंने उससे आईफोन भी बाई किया था अपना। वो आप एक नियो ग्लोबल कार्ड का डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, वो आप ले सकते हो। नियो ग्लोबल कार्ड आप सर्च करोगे, आपको कहीं पे भी दिख जाएगा, तो उसका कार्ड आप ले सकते हो। वो एक अच्छा डील देता है, उस पर कोई मार्कअप चार्जेस नहीं लगते, तो वो आप देख सकते हो, जीरो ना के बराबर लगते हैं, अगर लगते भी हैं तो वो आप देख सकते हो। तो दिस इज इट फॉर करेंसी। नाउ वी आर हेडिंग टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आप जब भी उतरते हो बैंकॉक में, तो उसके बाद आपके पास, अगर आप थाईलैंड से डायरेक्ट पटाया जा रहे हो, सॉरी, अगर बैंकॉक से डायरेक्ट पटाया जा रहे हो, तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। या तो आप डायरेक्ट टैक्सी कर लो, डायरेक्ट, उसके अंदर कोई बात ही नहीं है। और अगर आप टैक्सी नहीं कर रहे हो, जैसे कि मैं भी टैक्सी से ही गया था, पर हम लोग डच पे गए थे 4 लोगों के साथ, तो 250 भाट पर हेड पड़ा था। तो वो मेरे लिए कन्वीनियंट था, क्योंकि मैं वहाँ जहाँ पहुँचता बस से, वहाँ से भी मुझे होटल तक का पैसा देना पड़ता, तो मेरे को बेस्ट डील मिल गया था। अगर आप चाहो तो वेट कर सकते हो, सुबह के 7-7:30 बजे से बस ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाता है, जो कि वहाँ का बस रूट बहुत अच्छा है। 2-2.5 घंटे में आप पहुँच जाओगे पटाया। और पहली बात, उसका मेरे चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 140 भाट या ऐसे कुछ लगता है, आप पटाया पहुँच जाओगे। पटाया में आपको 3 बस स्टॉपेज है जहाँ से आप उतर सकते हो, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ, ठीक है। वो जहाँ पे भी आपका होटल बुक है, आप वहाँ पे उतर सकते हो। दूसरा चीज़, पटाया के बाद अब मैं आता हूँ बैंकॉक में, जहाँ पे आप वापस आओगे ओवल्टा, तो आपके पास और 2-3 ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप आ सकते हो। एक तो आप वापस स्वर्ण भूमि आ सकते हो, जहाँ पे आपने बस लिया था। दूसरा, आप इकामाई बस, अगर इकामाई बस टर्मिनल आ सकते हो, अगर सुकुमवित के एरिया में आपका होटल है तो। और अगर आप खाउसन के एरिया में रुक रहे हो, चाटुचक के एरिया में रुक रहे हो, तो आपको उतरना पड़ेगा मोचित बस स्टैंड, ठीक है। तो ये थे बस सर्विसेज। एंड उसके अलावा अगर आप पूरे थाईलैंड में कहीं पे भी घूमने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बेसिकली थाईलैंड में मैं बोल रहा हूँ, बैंकॉक और पटाया की बात कर रहा हूँ, तो बोल्ट ऐप और ग्रैब ऐप की इंस्टॉल तो करके ही जाना। चाहे वो अब आपको, अगर सोलो वो जा रहे हो तो आपको बाइक राइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप खुद से चाहते हो गाड़ी रेंट करना या बाइक रेंट करना, वो भी ईजिली आपको मिल जाता है। बट हाँ, कोई भी रेंटिंग कर रहे हो तो उसके पहले एक प्रॉपर वीडियो बनाना, और ताकि उसको अगर रिटर्न देने के टाइम में कोई भी लोचा लफड़ा ना हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो पॉइंट नंबर 5, होटल एंड हॉस्टल। मेरा दोनों स्टे हॉस्टल में था, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग सोलो, मैं बजट में था, पर बजट में भी था तो मैंने कोई ऐसे वैसे में नहीं रहा, मैं अच्छे होटल्स में और अच्छे जगह पे प्रॉपर्टी में मैं स्टे किया था। तो जो मेरा पहला स्टे था पटाया में, वो था आपके नॉर्थ साइड में, सॉरी, मेरा था वो साउथ और सेंट्रल के बीच में, ठीक है। जो कि आपका मतलब बहुत पॉश इलाका में था। एंड वो होटल का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप देख लो खुद, ठीक है। वो पटाया के लिए था, और बैंकॉक में मैंने बुक किया था मैड मंकी हॉस्टल, तो वो 2 रातों के लिए वो भी था। तो उसका भी मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। बट पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आप अपने लिए होटल कैसे चूज़ कर सकते हो, और किस टॉपिक पे आपको आपको होटल चूज़ करना चाहिए। इफ़ आप अगर आप अकेले आ रहे हो, आपको पार्टी पसंद है, और पार्टी के बाद अगर आपको शांति चाहिए होती है, तो आप साउथ साउथ के एरिया में, ऑब्वियसली साउथ का मतलब ही होता है कि ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा सुंदर, तो वैसे ही हर जगह पे है, तो यहाँ पे भी वही है।
पटाया का साउथ एरिया जो जॉमटिन हो गया, या जहाँ मैं रुका था सेंट्रल एंड साउथ के बीचों बीच का एरिया, वहाँ पे आप रुक सकते हो और अपना स्टे ले सकते हो। जो दो रिकमेंड मैंने किया है, मतलब दोनों हॉस्टल आपका बैंकॉक का और थाईलैंड का, वो बैंकॉक का और पटाया का, वो दोनों ही बेस्ट थे जो कि मेरे को लगा। और मैंने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बुक किया, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि पार्टी करना तो मुझे पसंद है, बट सोने के टाइम में मुझे शांति चाहिए। तो मुझे शांत वाला इलाका पसंद था और मैं वहाँ पे रह रहा था। पर वहाँ पे आपको इंडियंस बहुत कम मिलते हैं, फॉरेनर्स ही ज़्यादा मिलते हैं, तो आप देख सकते हो। तो ये था। और दूसरा चीज़, आपका नॉर्थ के साइड में अगर आप जाते हो, नॉर्थ पटाया के तरफ में, तो आपको अगर आपको चिलिंग वाइब चाहिए, पार्टी चाहिए, लाउड म्यूज़िक चाहिए, बैचलर हो, फ्रेंड यार के साथ आए हो, तो आप नॉर्थ की तरफ रह सकते हो, नियर बाई आपका सोई 6 के एरिया में। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेंट्रल पटाया। सेंट्रल पटाया में भी वही पार्टी लाउड कल्चर ही रहता है। ठीक है। और वो वॉकिंग स्ट्रीट के बहुत करीब होता है। ठीक है। ऑन द साउथ साइड जो मैंने आपको बताया, जहाँ बेसिकली कपल्स के लिए, फैमिली के लिए, और भी अगर सोलो भी अगर कोई आ रहा है, शांति पसंद है, तो आप रह सकते हो। वो जॉमटिन के एरिया में आता है। ठीक है। ये हो गया आपका पटाया का एरिया। और उसके बाद मैं बैंकॉक की बात कर लूँ, तो बैंकॉक में भी दो एरिया को मैंने कैटेगराइज किया है जहाँ पे लोग ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। एक है सुकुमवित और एक है खाउसिन। सुकुमवित मैं एरिया में बोलूँगा वो कपल्स हो गया, फैमिली के लिए हो गया, या थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज़ में रहना पसंद है, शांति तो चाहिए, ये चाहिए, तो आप सुकुमवित के एरिया में रह सकते हो आराम से। और उसके आसपास में आपको सोई 11 मिल जाएगा, सोई काउबॉय मिल जाएगा, नाना प्लाजा मिल जाएगा। दैट इज़ रेड लाइट एरिया मेनली। सो मैं वहाँ गया भी नहीं था, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता आपको। खाउसन के एरिया में मैं रुका था, तो खाउसन में मैंने रुके थे मैड मंकी हॉस्टल के पास। सो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे अगर आप खाउसन की तरफ रह रहे हो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अकेले हो, फ्रेंड के साथ आए हो, या पार्टी के लिए आप आए हो, तो खाउसन का एरिया बेस्ट है। वहाँ पे आप घूम सकते हो आराम से। और उस खाउसन में रहने का ये फ़ायदा है कि आप वहाँ पे पब क्रॉल अटेंड कर सकते हो। जिस होटल में मैं रुका था, उस होटल में आपका पब क्रॉल वगैरह था ऑलरेडी, तो मैड मंकी में। तो वो उसके बारे में आप डिटेल आप खुद भी सर्च कर सकते हो। मैड मंकी हॉस्टल नाम डालोगे तो आपको पब क्रॉल के बारे में पता चल जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि वो लोग एक पब से दूसरे पब लेके जाते हैं, खुद खाना पिलाना वगैरह रहता है, उसमें ड्रिंक्स वगैरह इंक्लूड रहता है कुछ। तो वो आप देख सकते हो, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। सो पॉइंट नंबर 6 है फूड। सो फूड आपको ईजिली, इंडियन फूड अगर आपको पसंद है और इंडियन फूड ही आपको अगर चाहिए, तो आपको ईजिली पटाया, बैंकॉक, हर जगह पे ईजिली आपको हर जगह मिल जाएगा इंडियन फूड। उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं ऐसे कैसे इंसान हूँ कि मुझे बाहर जा रहा हूँ तो बाहर का ही थोड़ा सा टेस्ट करने का मन करता है। तो अगर आपको टेस्ट करना आपको भी पसंद है, तो आपको ईजिली आप टेस्ट कर सकते हो। मस्ट हैव ट्राई में मैंने कुछ फूड्स को इंक्लूड किया है, जो कि वहाँ पे एग्जॉटिक फ्रूट्स मिलते हैं, वो तो मस्ट ट्राई करना भाई। दूसरा चीज़, आप वहाँ पे पैड थाई ट्राई करो, मैंगो स्टिकी राइस ट्राई करो। और मैंने एक बैंकॉक में एक मेरा मैड मंकी के जस्ट अपोजिट फूड पे एक स्ट्रीट फूड से एक मतलब एक डिश खाया था, फ्राइड राइस, सॉरी नॉर्मल राइस था, उसके ऊपर चिकन सिर्फ फ्राइड था और कुछ नहीं था। तो वो बहुत टेस्टी लगा था मुझे, उनका जो सॉसेस रहता है। तो वो सब आप ट्राई कर सकते हो। स्ट्रीट फूड आप दबा के ट्राई करो, बिकॉज वहाँ के लॉट्स ऑफ स्ट्रीट फूड है, बहुत सारे वेंडर्स हैं जहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड एकदम अच्छे से मिलेगा और आप खा सकते हो वहाँ पे। और ट्राई ज़रूर करना, बिकॉज आप बाहर जा रहे हो, तो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा कम ज़रूर है, बट नॉन वेजिटेरियन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है। बट हाँ, ऑब्वियसली आप ट्रांसलेटर का यूज़ करना। कुछ प्रोडक्ट्स में आपके लिखे नहीं होते हैं, तो आप 7-Eleven भी हेवन है वहाँ के लिए, तो 7-Eleven से भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स आप लेके खा सकते हो। क्रॉसो वगैरह, मैंने वीडियो अगर आपने देखा है तो आपने देखे होंगे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ट्राई की हैं। तो अलग अलग चीज़ आप ट्राई करोगे तो ही आप जान पाओगे उनका कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरा तो ये बोलना है कि आप जा रहे हो बाहर, तो बाहर का भी फूड ट्राई करो। जब तक एटलीस्ट बहुत दिनों के लिए नहीं जा रहे हो, तब तक इंडियन फूड, क्योंकि मैंने इंडियन फूड 2 दिन खाया था, 3 दिन खाया था एक्चुअली, मैं 3 बार ही खाया था। तो 2 बार ही मेरे को तो एकदम ही वाहियात मेरे को मिला था। मैं किसी के बारे में खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे को नहीं अच्छा लगा था। एक बार जो मैंने खाया था, जो कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, वो मैं आगे बात करूँगा, तो वो मुझे अच्छा लगा था बस। और बाद बाकी सारा मेरे को इंडियन फूड जहाँ पे मैंने ट्राई किया, वो मेरे को उतना भाया नहीं था। तो मेरे को वहाँ पे मैं स्ट्रीट फूड ही ज़्यादा खाता था, मुझे अच्छा लगा था। सो पॉइंट नंबर 7, अब इस बारे में, इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ आइटनरी।
सो आइटनरी जो मैंने बनाया है वो 8 रात और 7 दिनों के लिए, जिसमें से 2 रातें हमारे फ्लाइट्स में बीतने वाली हैं। तो मैं डायरेक्टली सिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला दिन आप पहुँचते हो, आप बैंकॉक उतरते हो, वहाँ से आप बस या और कैब लेके आप पहुँचते हो अपने हॉस्टल या अपने होटल पटाया में। जो मैं गया था, जिस वे में मैं घुमा हूँ, उस वे में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बट मैं बहुत सारी चीज़ नहीं किया था, वो भी मैंने इंक्लूड किया है इस आइटनरी में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और बहुत सारा चीज़ आप देख सकते हो खुद से भी। तो वो चीज़ें मैंने ऐड ऑन किए हैं, प्लस एंड माइनस किए हैं कुछ, उस बेसिस में बता रहा हूँ। तो डे 1 हमारा रहेगा चेक इन हॉस्टल में या होटल में, जैसे आप रहना चाहते हो। और आप पहला दिन जा सकते हो, क्योंकि पहला दिन आपका थोड़ा सा टायरिंग रहेगा, क्योंकि रात भर आप जाग के आ रहे हो। तो पहला दिन आप सिर्फ जा सकते हो सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, ठीक है, जिसका मतलब जिसको थोड़ा म्यूजियम वगैरह पसंद है और कल्चर्स देखना पसंद है, तो उस पहला दिन वो जा सकते हो। तो सोच रहे होगे आप कि मैं बूढ़ों लोग के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, नहीं, आपके लिए भी है ये चीज़, जो कि सोलो भी जा सकते हो और कपल्स के साथ भी जा सकते हो और फैमिली के साथ भी जा ही सकते हो, ऑब्वियस सा बात है। बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी वहाँ पे आपको, वहाँ टूर गाइड भी मिल जाएगा, टूर गाइड भी आप लेके घूम सकते हो और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो काफ़ी अच्छे से। तो उसके बाद आप लेटर इवनिंग में जा सकते हो वॉकिंग स्ट्रीट के बारे में ज़्यादा बताने का कुछ है नहीं, आपको भी पता है कि वॉकिंग स्ट्रीट है क्या एक्चुअली में। तो वॉकिंग स्ट्रीट में दबा के पार्टी कर सकते हो, काफ़ी सारे इंडियन क्लब भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है। और क्या रिव्यू है मेरा इंडियन क्लब रिव्यूज़ के बारे में, उसके बारे में भी आप मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, वो डिटेल में पता चल जाएगा। डे टू आपका अर्ली मॉर्निंग आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आप निकलते हो कोलान या कोरल आइलैंड बोल सकते हो आप, वो आइलैंड आप जाते हो, वहाँ पे आप विज़िट करते हो। वो एक आइलैंड है जहाँ पे आप फेरी वगैरह लेके जा सकते हो, बोट लेके जा सकते हो। कैसे जा सकते हो उसका भी वीडियो है मेरे चैनल में, आप जाके डिटेल में उसको भी देख सकते हो, मेरे कोलर लैंड वाले वीडियो को, और उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में वो वीडियो में क्या क्या चीज़ है, ठीक है, कैसे आप जा सकते हो। तो क्योंकि मैं आपको आइटनरी बता रहा हूँ, तो एक एक चीज़ में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। दूसरा चीज़, आप उसके उसी दिन आप शाम को वापस आके पहले आप जा सकते हो सोई सिक्स आप जाओ, घूमो, आप 2-3 चक्कर मारो, अगर कैसा लगता है, किसी क्लब में बैठो, एक आध अगर आपको ड्रिंक करना पसंद है बियर ले लो या कुछ ले सकते हो, क्योंकि बियर बहुत सस्ता है वहाँ, कहीं कहीं तो आपको रेडबुल से भी ज़्यादा सस्ता है, बिकॉज रेडबुल महंगा है वहाँ पे, क्योंकि मैं रेडबुल ही पीता हूँ, कि मैं ड्रिंक नहीं करता, तो मुझे वहाँ थोड़ा सा महंगा पड़ा था। और शाम को थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा और रात होता है, तो आप वहाँ पे नाइट मार्केट है, नाइट फूड मार्केट है, जस्ट बगल में ही है सोई सिक्स के, रनवे मार्केट बोल के, वो जा सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल मार्केट है, बहुत सुंदर है, बहुत सारा कल्चर देखने को आपको मिलेगा वहाँ पे, कि एक्चुअली में क्या क्या फूड मिलता है वहाँ पे, क्या क्या नहीं है, खाते हो या नहीं खाते हो, एक राउंड 2-3 राउंड मारो, आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ आपके पसंद का भी खाने को मिलेगा फॉर श्योर। वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में कवर किया है, तो वो भी आप देख सकते हो वीडियो में जाके। अब आते हैं हम लोग डे 3 में। डे 3 आपका रहेगा यॉच पार्टी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यॉच पार्टी करके आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और कैसे आप बुक कर सकते हो, बस आपको लिखना है गूगल में जाके बिग डैडी यॉच पटाया, आपको खुद डिटेल मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बुक कर सकते हो बिग डैडी यॉच। नहीं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे जो भी कमेंट कर सकते हो, मैं और डिटेल में बता दूंगा आपको। उसके बाद आप यॉच पार्टी से वापस आने के बाद उस दिन रात को आप थोड़ा जॉमटेन बीच रोड की तरफ जा सकते हो एक वॉक मारने के लिए, देख सकते हो अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि मुझे नहीं आया था, मैं जिस समय गया था उस समय डेड सीन था, पर ज़रूरी नहीं कि हर समय हो, तो इसलिए मैं वो उसको भी ऐड किया है। रात को थोड़ा आप जा सकते हो पटाया बीच की तरफ, वहाँ का भी रौनक अलग लगा रहता है, देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो थोड़ा अपने, अगर थक रखे हो 2-3 दिन से घूम रहे हो, तो एक फुट मसाज वगैरह भी ले सकते हो, जो कि आपको बीच रोड के साइड वाले एरिया में ही मिलेगा। बट हाँ, एक रिकमेंड करता हूँ कहीं पे भी मसाज लेना, ऐसा जगह पे, क्राउडी जगह पे लेना, ताकि आपको दिख पाए लोग और लोग आपको देख पाए, ठीक है। कहीं गली के गुच्छे में मत लेना, क्योंकि वो फिशी हो सकता है आपके लिए। जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने खुद के मालिक खुद होते हो, तो डोंट मिस दैट थिंग। तो डे 4 में आप जाओगे पहले फर्स्ट सुबह, क्योंकि ये आपका आखिरी दिन होगा पटाया में, तो आप पहले जाओगे फ्लोटिंग मार्केट, जो कि फ्लोटिंग मार्केट है, मैं गया नहीं था पर मैं आपके लिए ऐड किया हूँ। टाइगर पार्क आप जा सकते हो पटाया में, जहाँ पे आप लाइव टाइगर के साथ फोटो वीडियोस बनवा सकते हो। मैं अभी वहाँ पे भी नहीं गया था, क्योंकि वो मेरे जॉनर की चीज़ नहीं थे, पर मैं आपके लिए सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप जा सकते हो, आपको काफ़ी इंजॉय करोगे। फिर आप वहाँ से फ्री होने के बाद भी आप जा सकते हो टर्मिनल 21, जिस मॉल में मैं गया था और आप देख सकते हो वीडियो में, तो वहाँ पे भी आप अच्छा से इंजॉय कर सकते हो। और लेटर इवनिंग, आज आपका आखिरी दिन है, तो आप ऑब्वियसली वॉकिंग स्ट्रीट फिर से जाओगे, क्लबिंग करोगे, क्लब हॉपिंग करोगे, एक क्लब से दूसरे क्लब जाओगे। अगर आप मेरे से सजेशन मांगोगे कि कौन सा क्लब जाना चाहिए,
तो अगर आपको सिर्फ इंडियन पसंद है तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो काफ़ी सारे इंडियन क्लब हैं वहाँ पे। बट अगर आपको वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा क्लब चाहिए सही रेट में, और जहाँ पे स्कैम्स मेरे को नहीं दिखा, दैट इज़ मिस्ट, MYST, वो आप सर्च देख सकते हो, आपको वॉकिंग स्ट्रीट पे मिलेगा, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। अब डे 5 मैं बात करता हूँ। डे 5 आप चेकआउट करोगे अपने हॉस्टल से, आप निकलोगे वहाँ से, बैंकॉक जाओगे। बैंकॉक पहुँच के अपने हॉस्टल में, जहाँ पे मैं रुका था, मैड मंकी हॉस्टल, वहाँ पे आप चेक इन करोगे। वहाँ चेक इन करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करोगे, पूल में थोड़ा इन्जॉय करोगे, क्योंकि आप थक रुके होंगे। और उसके बाद आप शाम को ज्वाइन करोगे द बेस्ट पब क्रॉल एवर इन थाईलैंड बोल सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट पब क्रॉल होता है। ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, जो कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होता है, वेडनेसडे एंड संडे। तो ये बात का ख्याल रखना, ये रेगुलर रोज नहीं होता, पर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर होती है, बट वो रहते रहते हैं, आपका बिल्डअप होता है। अगर 1-2 दिन के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली क्या ही किसी के साथ आपका बिल्डअप बनेगा, पर आप बना सकते हो, तो दैट्स वेरी गुड। सो आप वहाँ पे पब क्रॉल जा सकते हो। पब क्रॉल एक्चुअली होता ये है कि आप अलग अलग क्लब्स में आपको लेके जाया जाता है, बेसिकली 3 क्लब में लेके जाता है, जो कि हाउस एंड रोड में होता है, और एक क्लब से दूसरे क्लब जाते हो, पूरा एक ग्रुप बन के जाता है। पूरा मेरा जो ग्रुप था वो करीबन 60 लोगों का था, तो हम लोग काफ़ी इन्जॉय किया था। स्ट्रेंजर्स के साथ आप दोस्ती करते हो, नाश्ते करते हो, खाते पीते हो, तो इन्जॉय करते हो आप। तो बेसिकली वही रहता है, पूरा हाउसन भी आप घूमते हो, उसके बाद आप आ जाते हो अपना डे 5 को एंड करते हो। डे 6 आज आपका आखिरी दिन है पूरे इस ट्रिप का, तो आज आप ऑब्वियसली अपने फैमिली के लिए शॉपिंग करोगे। तो शॉपिंग मैंने भी किया था। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ शॉपिंग कर सकते हो, किस किस चीज़ों का मार्केटिंग कर सकते हो। पहला मार्केट चाटुचक वीकेंड मार्केट। वीकेंड मार्केट ये वीकेंड में ही लगता है, सब तरह का मिक्स सारा चीज़ ही आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, MBK सेंट्रल मॉल, जो कि आपका मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। हर एक सेक्शन अलग अलग फ्लोर बने हैं। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि MBK सेंटर से ही मैंने अपना फ़ोन लिया था। फिर उसके बाद आप जा सकते हो सेंट्रल वर्ल्ड, जहाँ पे आपका आईफोन का मेन जो शॉप है वहाँ पे ही है, आप जाके देख सकते हो। और भी बहुत सारा, मैंने मॉल के अंदर भी बहुत कुछ है, आप वहाँ पे भी घूम सकते हो। और अगर आपको फर्स्ट कॉपी का, अगर जैसे आपको पता है कि फर्स्ट कॉपी का ब्रांडेड का कॉपी वगैरह मिलता है, या घर के लिए अच्छे से शॉपिंग करना है, तो आप प्लैटिनम मॉल जा सकते हो, प्लैटिनम फैशन मॉल जा सकते हो, या तो प्रथुनम मार्केट जा सकते हो, या तो श्याम सेंटर जा सकते हो। ठीक है, और अगर लेटर इवनिंग में और भी अगर आपके पास टाइम है, जो कि इंदिरा मॉल जा सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी सारे हैं नाम, जो कि मैं आपको 2 मिनट में शायद बता दिया, बट आपको घूमने में, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप एक दिन में इतना कुछ कवर नहीं कर पाओगे। कम से कम 2 दिन चाहिए। ये बेसिकली मेरी बहनों के लिए है जो ये वीडियो देख रही हैं, तो आप लोग को कम से कम, अगर आपको शॉपिंग करना है तो इस पार्ट को आप अच्छे से ध्यान दो, और यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो जी खोल के दबा के, आपके लिए तो जन्नत है, हेवन है। ठीक है, और इतना कुछ करने के बाद थक जाओगे, ये आखिरी दिन है, तो एक अच्छा सा फुट मसाज तो बनता है। फुट मसाज लोगे, आप वापस आओगे, होटल को चेकआउट करोगे, सामान पैक करोगे, और निकलोगे अपने फ्लाइट के लिए। तो फ्लाइट के लिए आप निकलते हो, और अगला दिन सुबह, मतलब 7वां दिन, आप इंडिया पहुंचते हो, और बैक टू होम आप अपना ट्रिप को एंड करते हो। ये था आइटनरी। अगर किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या पूछ सकते हो डिटेल में, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके सेपरेटली भी बता दूंगा, या आप DM कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप जाके मेरे को रीच आउट कर सकते हो और बात कर सकते हो मुझसे। आर्ट एंड सबसे मेन टॉपिक जिसका आप वेट कर रहे होगे वो है बजट। तो बजट आपका मैंने कैटेगराइज किया है पॉइंट बाय पॉइंट, आपका अलग हो सकता है, बट मैंने एक राउंड ऑफ फिगर लिया है जो मेरा भी लगा था, उस बेसिस से मैंने सारा कुछ को अरेंज किया है। तो पहला आता है फ्लाइट। फ्लाइट आप कहीं से भी लो, ठीक है, से कहीं से नहीं, मैं मेनली आप कोलकाता से ही लोगे। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कोलकाता से अगर फ्लाइट ले रहे हो, और 2 महीना पहले अगर आप बुक करते हो, 2-2.5 महीना पहले, तो आपका 20,000 का राउंड ट्रिप बन जाता है, जो कि आना जाना का फ्लाइट आपका 20,000 के अंदर हो जाता है। तो होटल का फ्लाइट का हमारा 20,000 पड़ता है। फिर आता है होटल एंड हॉस्टल। अगर आप, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हो, आप अकेले जा रहे हो, आप कपल जा रहे हो, एज अ फैमिली जा रहे हो, और आपको हर एक लेवल का मिल जाएगा आपको होटल। जैसा मैंने आपको बताया एरिया, तो आपको मैं कवर कर चुका हूँ होटल्स वाले सेक्शन में। इसमें मैं आपको प्राइसिंग बताता हूँ। अगर आप सिंगल जा रहे हो, तो अगर आप सोलो भी जा रहे हो, आप हॉस्टल लेना चाहते हो, तो आपको 700 से 1000 के रेंज में अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, 500 से वैसे स्टार्ट हो जाता है, 300 400 500, पर मैं फिर भी आपको अच्छा सजेस्ट करूंगा जो मेरा पड़ा था, दैट विल बी 700 to 1000। तो आपका 6 रातों के लिए ये पड़ जाता है कम से कम 5,000 के आसपास। तो
आपका 5,000 रुपया मैं पकड़ लेता हूँ हॉस्टल के लिए, अगर आप अकेले जा रहे हो तो। डे बाय डे आपका, डे टू डे आपका ट्रांसपोर्ट लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन, आप एक जगह से दूसरे जगह जाओगे, कभी आप स्कूटी रेंट करोगे तो, या कभी आप स्कूटी को मतलब हायर नहीं करके आप ग्रैब या टैक्सी करोगे यहाँ से वहाँ घूमने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप वॉकिंग स्ट्रीट से ज़्यादा दूर मत रहना, कम से कम 2 किलोमीटर का गैप रखो तो ज़्यादा सही रहेगा। आप पटाया पूरा आराम से घूम सकते हो बाइक से, आपको 2 मिनट के अंदर कैब मिल जाती है और कोई ज़्यादा कॉस्ट पड़ता नहीं है। तो अगर आप अकेले भी जाते हो तो 500 से 700 रुपये आपका दिन का ट्रैवलिंग में लगेगा, ठीक है। इसका 6 रातों का मैंने पकड़ रखा है 4,000 रुपये। अलग से मैंने रखा है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसमें बस का जर्नी या कैब का जर्नी जो आप बुक करते हो, आपका आने जाने का सब मिला के मैंने उसका 1,500 अलग से रखा है। तो ट्रैवलिंग का अगर आप पकड़ लो, वहाँ का इंटरनल ट्रैवलिंग का लेके अगर पकड़ लो तो 5,500 का मैंने बजट बनाया है। और टोटल एवरेज फूड पर पर्सन जो पड़ता है आपका, एवरेज फूड कॉस्ट पड़ता है जो आपका पर डे पर पर्सन, वो मैंने रखा है इन बेसिस पे कि आप किस तरह का खाते हो नहीं खाते हो। तो सारा चीज़ को हिसाब से मैं अगर जोड़ रहा हूँ, अगर आप कपल जा रहे हो या सिंगल जा रहे हो, तो आप अगर अकेले जा रहे हो तो आपका 1,000 रुपये पर दिन का मैंने पकड़ के रखा है, तो 6 दिन का 6,000, ठीक है। फिर डे टू डे आपका एक्टिविटी, वहाँ पे आप सब जाओगे, पहुँच गए, रहना हो गया, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ हो गया। बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करोगे, एक्टिविटी करोगे, वाटर स्पोर्ट्स करोगे, या तो आपको मैंने बताया कोलन आइलैंड जाओगे, या आप टाइगर पार्क जाओगे, या फ्लोटिंग मार्केट जाओगे। तो सबका एक एंट्री फीस होता है, एक चार्जेस होता है, तो उसका फीस आपको पे करना पड़ेगा। याच पार्टी जाओगे तो उसका भी फीस आपको पे करना पड़ता है। तो वो सारे चीज़ का चार्जेस मैंने रखा है 6 दिनों के लिए, पर दिन का 2,500 रुपये। तो 6 दिन का मैंने रखा है वो 15,000 के अप्रॉक्स, वो 15,000 के आसपास आपका लग सकता है। तो टोटल मेरे हिसाब से जो एक बजट बनता है आपका, अगर आप जाना चाहते हो 8 नाइट 7 डेज के ट्रिप पे पटाया एंड बैंकॉक, सो वो आपको पड़ता है 52,000 रुपये, 52,000 रुपीज़ ओनली। अब मैं बताता हूँ कि मेरा जो कॉस्टिंग लगा था, ठीक है, दैट विल बी 62,000 रुपीज़, जिसमें मेरा 5,000 का शॉपिंग भी इंक्लूडेड है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सोलो गया था, वो भी इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम गया था, तो घर के लिए भी शॉपिंग किया था। तो इसकी वजह से मेरा इतने रुपए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगा था, 60 से 62 हज़ार रुपये का रेंज में मैंने ये सारा ट्रिप कवर कर लिया था, हर एक चीज़। क्योंकि ये इसमें मैंने अपने फ़ोन का परचेज़ नहीं इंक्लूड किया है, वो मेरा पर्सनल एसेट्स में है, तो इसलिए मैं उसको अलग रखा था, ठीक है। अब मैं आता हूँ लास्ट टॉपिक, टिप्स में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा, पहली बात, डोंट मैस विथ लोकल्स। वहाँ के लोकल से कहीं पे भी जाओ, आप अपना देश का नाम मत खराब करो। आप किसी भी लोकल से मुंह बहस मत करो किसी भी चीज़ को लेकर। पसंद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, आप डायरेक्टली बोलो और हट जाओ, पहला बात। दूसरा चीज़, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। काफ़ियों का मैंने देखा है हालत बहुत ख़राब होते हुए वहाँ पे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ड्रिंक एंड ड्राइव मत करना भाई, दैट इज़ विल आपको ही प्रॉब्लम करेगा। दूसरा चीज़, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है भाई, हेलमेट पहनो, ठीक है। और तीसरा चीज़, अपने आप को केयर करने के लिए सनस्क्रीन एंड सन ग्लासेस आपके पास एनी टाइम होना चाहिए दिन के टाइम में, तो क्योंकि वहाँ पे 12 मास ही आपके स्किन जला देने वाली धूप होती है, ठीक है। मेरे टाइम में नहीं हुआ था बिकॉज बारिश का सीज़न था थोड़ा बहुत, तो मेरा टाइम में उतना दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। ड्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपको अपना ख्याल खुद रखना, ठीक है, ये याद रखना। पीना बड़ा बात नहीं होता, पी के खुद को संभालना बड़ी बात होती है, और वो भी आपके अनजान शहर नहीं, अनजान देश में, जहाँ आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपको कोई चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पी के कभी भी बखेड़ा ना खड़े करना, उससे प्रॉब्लम आपको भी होगा और हमारे देश को भी होगा, कि देश का नाम भी खराब होता है। कि काफ़ियों को वहाँ पे मैंने नशा करके कुछ बहुत एक्सट्रीम करते भी देखा है, जो मैं शायद वीडियो में नहीं बोलना चाहता और किसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं देना चाहता, बट काफ़ियों के साथ बुरा होता है और हुआ भी है। और काफ़ियों का ऐसा, वो लोग खुद कैसे हरकतें करते हैं लोकल्स के साथ या फॉरेनर्स के साथ, कि उन लोग को नफ़रत दिला देते हैं इंडिया से, जो कि मैं अपने वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ कुछ कुछ टॉपिक पे, बट मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा। बट हाँ, अब कुछ भी करो, आपके देश का नाम आपके हाथ में है, बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है। जैसे मैंने 4 लोगों का तो दिमाग एटलीस्ट चेंज किया है वहाँ जाके, कि नहीं इंडिया बेस्ट है, जिसमें से 2-3 लोग तो वापस आने वाले भी हैं इंडिया। तो वो मेरे को अच्छा लगा कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है। तो आप भी अपने जाओ तो अपने देश का नाम बढ़ाओ, ना कि गिराओ। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। लेडी बॉय वगैरह से, स्कैमर से थोड़ा बच के रहना। स्कैम वैसे तो नहीं होता है, अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो स्कैम वहाँ पे उतना नहीं है,
आप अगर स्कैम करने देते हो किसी को, आप कुछ हरकत करते हो, तो आपके साथ ऑब्वियसली सिर्फ वहाँ पे नहीं, दुनिया में कहीं भी स्कैम हो जाएगा। अगर आप अवेयर रहते हो, आप सावधानी से रहते हो, आप दुनिया में कहीं भी घूमो, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो स्कैम नहीं होता। लड़कियों के चक्कर में मेरे हिसाब से तो मत पड़ो, बट करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, उस चीज़ को लेकर मैं आपको रोक टोक नहीं कर सकता। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ अगर आपको अच्छा लगा, आपने इतना सपोर्ट किया है, तो इस वीडियो को भी सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, शेयर करो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा, ठीक है। इतना प्यार दिया है, आगे भी दो, आगे भी साथ निभाओ। और भी बहुत कुछ अभी दिखाना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। मैं सारा पाइपलाइन डाल रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ अपडेट कर रहा हूँ। सो अगर पसंद आया तो हिट दी लाइक बटन, सब्सक्राइब मार दो अभी, और प्यार दिखा दो भाई। मिलते हैं। जय श्री राम। Same but different. No money, no honey. Boy goes to heaven, bad boy goes to